हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खंडल, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर क्लासेस में। स्टूडेंट, आई होप आप सभी पढ़ रहे होंगे और अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मिश्रित जैव उर्वरक और कृषि पंचांग के बारे में। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मिश्रित जैव उर्वरक जब दो उर्वरकों को मिलाया जाता है, मिलाकर एक नया जैव उर्वरक बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित जैव उर्वरक कहा जाता है। स्टूडेंट देखिए, पौधे को अधिक पोषण देने हेतु मिश्रित जैव उर्वरकों में अब ये कौन कौन से कर सकते हैं अपन? प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, पीजीपीआर इसको बोलेंगे। इसका पूरा नाम कभी पूछ सकते हैं आपसे कि पीजीपीआर का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या होता है इसका पूरा नाम? प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। ठीक है स्टूडेंट, तो एक तो ये होता है, एक वीएम होता है, वीएम वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। इन दोनों को मिलाकर क्या करते हैं? मिश्रित जैव उर्वरक बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं तरल जैव उर्वरकों के बारे में। देखिए, तरल जैव उर्वरक ऐसा तरल पदार्थ है जिससे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, फास्फोरस व जिंक विलायक जीवाणुओं का सम्मिश्रण होता है। इसके प्रयोग से 40% तक नाइट्रोजन की खपत कम हो जाती है। तरल जैव उर्वरक यानी कि लिक्विड होता है और इसमें क्या होता है? राइजोबियम होता है, एजेटोबैक्टर होता है, वो फास्फोरस व जिंक विलायक जीवाणु जो होते हैं ये इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इन सबको क्या किया जाता है? सहमिश्रण होता है इन सबका, और इसके प्रयोग से क्या होता है? 40% तक नाइट्रोजन की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है, यानी कि इसको तरल रूप में जो है उपयोग में लेते हैं। अब देखिए, तरल जैव उर्वरक की उपयोग की विधियां, किस तरह से इसको उपयोग में लेंगे। जैसे अगर हमको बीज उपचार करना है तो कैसे करेंगे, अगर हमको जड़ उपचार करना है तो कैसे करेंगे, पौध उपचार करना है तो कैसे करेंगे, मिट्टी का उपचार करेंगे, किससे? तरल जैव उर्वरकों को किस तरीके से हम उपयोग में ले सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको तरल जैव उर्वरक की परिभाषा पता चली गई कि ऐसा तरल पदार्थ जिसके अंदर क्या होता है? राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, फास्फोरस व जिंक विलायक जो जीवाणु होगा इनका सहमिश्रण करके जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, जो लिक्विड तैयार किया जाता है, उसको तरल जैव उर्वरक कहेंगे। और ये क्या करता है? 40% तक नाइट्रोजन की जो है कमी को पूरा कर देता है। अब इसके उपयोग की विधियां देखते हैं। पहला देखते हैं बीज उपचार। किस तरह से इसका बीज उपचार करेंगे हम? देखिए, 1 किलो बीज को 5 ml तरल जैव उर्वरक से उपचारित किया जाता है, यानी कि 5 ml तरल, आपका जो 1 किलो बीज होगा ना उसको कितना डाल सकते हैं? उसमें 5 ml तरल जो जैव उर्वरक होगा उसको डाल करके आप उसको उपचारित कर सकते हो। ये तो हो गई बात बीज उपचार की। अब बात करते हैं जड़ व पौध उपचार की। ये किस तरह से किया जाता है? इसमें लेते हैं 50 ml लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, यानी कि जो हमारा तरल जैव उर्वरक हो गया 50 ml तो ये ले लेंगे, प्लस 1 लीटर वाटर, यानी कि 50 ml को हम 1 लीटर वाटर के अंदर मिला करके जो है आपका जड़ व पौध उपचार आप कर सकते हो। तीसरा है आपका मिट्टी उपचार। मिट्टी उपचार कैसे करेंगे आप? मृदा को कैसे उपचारित करेंगे? 250 ml बायो फर्टिलाइजर। ये तो आपको है ही, इसकी मात्रा है ये तो, ठीक है। जैसे इसमें तो आपने कितना लिया? 5 ml लिया। इसमें कितना लिया आपने? 50 ml लिया। इसमें कितना ले रहे हो आप? 250 ml, यानी कि बीज के लिए 5 ml पर्याप्त होता है। 1 किलो बीजों के लिए, जड़ के लिए आप देखिए 50 ml, किसको 1 लीटर वाटर में डाल करके आप जड़ पौध उपचार कर सकते हो। और मिट्टी उपचार के लिए आपको क्या करना है? 250 ml बायो फर्टिलाइजर, यानी कि तरल जैव उर्वरक लेना है, प्लस क्या लेना है? 100 kg मिट्टी, यानी कि जो आपकी 100 किलो मिट्टी है उसके द्वारा उसको आप इसके द्वारा 250 ml के द्वारा क्या कर सकते हो? उपचारित कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं बूंद बूंद सिंचाई में। बूंद बूंद सिंचाई में कैसे करोगे आप? जब सिंचाई करते हैं तो प्रति हेक्टेयर 1 लीटर तरल जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है, यानी कि जब आप ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं, अगर आपको सिंचाई करनी है और सिंचाई में आप कौन सा यूज कर रहे हो? ड्रिप इरिगेशन कर रहे हो, तो प्रति हेक्टेयर यानी कि 1 हेक्टेयर के लिए आपका क्या होगा? 1 लीटर तरल जैव उर्वरक जो है आपका पर्याप्त होता है या इसकी आवश्यकता पड़ती है। उसके द्वारा आप जो है सिंचाई में भी इसको यूज कर सकते हो। अब देखिए, ये तो हो गई किस तरीके से हम इसको उपयोग में लेंगे। अब बात करते हैं सावधानियों की, यानी कि इसको प्रयोग में लेते समय हमको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, तो वो देखते हैं। जैव उर्वरक का प्रयोग अंतिम तिथि से पहले कर लेना चाहिए।
देखिए इनके ऊपर आपको ये क्या मिलेंगे, एक तो ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं जैव उर्वरक, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या होती है, डेट मैन्युफैक्चर होती है, कब तो ये बना और कब इसकी एक्सपायरी डेट है, वो तो आपको क्या करना है, इसकी जो एक्सपायरी डेट जिसे हम बोलते हैं यानी अंतिम तिथि है, उससे पहले क्या करना है, इसको यूज़ करना है। एक्सपायर डेट होने के बाद में आप इसको यूज़ में नहीं करना, ठीक है, नहीं तो वो आपका काम नहीं करेगा। अगला देखिए, जैव उर्वरक के साथ किसी रासायनिक पदार्थ को मिलाकर प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। अगर आप जैव उर्वरक यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ जैव उर्वरक को ही यूज़ करना है, फिर आप रसायनों का यूज़ ऐसा नहीं है कि भाई दोनों ही मिक्स करके आप लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ जैव उर्वरक लेना है, उसमें किसी प्रकार का रसायन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, जैव उर्वरकों का भंडारण ठंडे व अंधेरे वाले स्थान पर करना चाहिए, यानी कि जब आप इसको स्टोरेज करेंगे, यानी कि इसको एक जगह रखेंगे, भंडारण जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या करना है, ठंडे व अंधेरे वाले स्थान पे करना है। ऐसा नहीं है आप कहीं खुले में या धूप में इसको रख रहे हैं, तो वो भी हमको नहीं करना चाहिए। बीजों को प्रारंभ में फफूंदीनाशी से उपचार करने के बाद पश्चात भी क्या करना है, तरल जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि आपने पहले ही बीजों को यूज़ कर लिया, उसके बाद भी आपको क्या करना है, आपको जो है इससे उपचारित करना है जैव उर्वरक से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने उपचारित, भाई पहले आपने तो फफूंदीनाशी से उपचारित कर लिया बीज को, अब क्या ज़रूरत है, नहीं, फिर भी आपको क्या करना चाहिए, तरल जैव उर्वरक से उसको उपचारित करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सावधानी है जो आपको उपयोग में लेने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि पंचांग के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कृषि पंचांग ये क्या होता है, और ये कृषि में पंचांग तो खैर आप सबने सुना होगा, लेकिन ये कृषि में किस तरीके से यूज़ होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में एक शब्द बोला था बायोडायनेमिक, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस सुनी होंगी तो उसमें स्टार्टिंग की जो फर्स्ट सेकंड क्लास है उसमें मैंने एक शब्द बोला था बायोडायनेमिक। ये क्या होता है बायोडायनेमिक, देखिए मैंने उसमें भी बताया था आपको कि चंद्रमा की जो स्थिति होती है उसके हिसाब से खेती करना ही बायोडायनेमिक खेती कह सकते हो आप एक तरीके से उसमें। तो इसमें होता क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए सन 1924 में डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा रखी। ये लाइन मैंने पहले भी बताई है कि जो डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर है उन्होंने जो है बायोडायनेमिक खेती के बारे में बताया था। कब बताया था, सन 1924 में बताया था। देखिए प्राचीन काल में क्या है, भारतीय कृषि पंचांग के अनुसार की जाती थी। आप लोग जानते हैं कि जब पहले का जो टाइम था उसमें क्या होता था कि जो हमारी कृषि है वो किस हिसाब से करी जाती थी, जो पंचांग नक्षत्र वगैरह सारी चीज़ें देख के जो है खेती करी जाती थी। तो ये तो शुरू से ही चले आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी हमने यूज़ किया है। भारत में तो एटलीस्ट हम पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में क्या है, कहीं देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड तथा जर्मनी में क्या हो रहे हैं, कृषि पंचांग क्या हो रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं। यानी कि अब ये देश भी क्या करे, पंचांग के हिसाब से ही खेती करते हैं। चंद्रमा की विभिन्न अवस्थाएं होती है जिनके आधार पर चंद्रमा पृथ्वी पर उपस्थित जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। अतः चंद्रमा की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित है। देखिए इसमें होता क्या है, चंद्रमा की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है, जैसे आप जानते हो पूर्णिमा और अमावस्या, और उसके बीच में जो जितना भी चांद छोटा बड़ा जो भी होता है, वो सारी जो अवस्थाएं हैं उनके आधार पर क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित जल को, जो पृथ्वी के ऊपर जो जल है ना उसको चंद्रमा क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी कि चंद्रमा की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है, तो हर अवस्था में अलग अलग चीज होती है, तो चंद्रमा क्या करता है, अपनी ओर पानी को आकर्षित करता है जो पृथ्वी पर उपस्थित है, ठीक है। तो वो देखते हैं अब वो कौन कौन सी। अतः चंद्रमा की विभिन्न अवस्थाएं क्या है, निम्नलिखित है। जैसे आपने सुना होगा शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इन बारे में आपने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा किसी को बोलते हुए, तो वही चीज है। तो पहला क्या हो गया आपका, प्रथम पक्ष कौन सा है आपका, प्रथम पक्ष है आपका शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चंद्रमा की अंधकार से प्रकाश, यानी कि अमावस्या से जब पूर्णिमा की ओर जाते हैं, जब बिल्कुल काला होता है, फिर थोड़ा थोड़ा चांद दिख के फिर 15 दिन बाद क्या होता है, पूरा चांद दिखेगा। यानी कि अमावस्या से जब हम पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो चंद्रमा की अंधकार से प्रकाश की ओर गति होती है, तथा अंतिम चरण में क्या होती है, पूर्णिमा होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब पूर्णिमा के समय फसलों की बुआई अधिक की जाती है क्योंकि इस समय पृथ्वी के आसपास अधिक आर्द्रता होती है। अब देखो ऐसा क्या है, प्रकाश जो होता है चंद्रमा का वो क्या करता है, जल को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो अगर पूर्णिमा का टाइम होगा या पूर्णिमा के आसपास का टाइम होगा तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो है आपका जो फसलों की बुआई है ना वो बहुत अच्छी रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि अगर जल को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो आर्द्रता रहेगी, और आर्द्रता रहेगी तो आपका जो है खेत बुआई करना क्या रहेगा,
सफल होगा। तो इस वजह से जो है चंद्रमा के अंधकार से प्रकाश की ओर गति होती है ना, तो अंतिम चरण में पूर्णिमा होती है, तो आपको मालूम है अब पूर्णिमा के समय जो है बुआई करना अच्छा रहता है। अगला है आपका द्वितीय पक्ष यानी कृष्ण पक्ष। देखिए कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में क्या होता है, इस पक्ष में चंद्रमा पुनः अपनी पूर्व अवस्था में पहुंचने के लिए गतिमान रहता है, जिसके अंतिम चरण में अमावस्या होती है। अब जब हम पूर्णिमा से वापस अंधकार की ओर यानी कि उजाले से वापस अंधकार की ओर जाएंगे, उस वक्त क्या होगी, अमावस्या होगी। तो इस अवधि में पृथ्वी के आसपास क्या होती है, आर्द्रता, क्योंकि अंधकार है तो जल को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा चंद्रमा, तो क्या होगा, आर्द्रता कम होगी। तो इस वजह से जो है फसलों की कटाई इस पक्ष में अधिक उपयुक्त रहती है। तो हम अब बुआई तो कर नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उस वक्त कटाई कर सकते हैं, यानी कि जो उपयुक्त समय है वो क्या होता है, कटाई का रहता है। यही कारण है, ठीक है। कृषि पंचांग का कृषि कार्य में महत्व। अब देखिए ये तो बात हो गई शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। भाई ये क्या होता है, आपको जैसे समझिए नॉर्मल में कि इस वक्त जब जितना ज़्यादा उजाला रहेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा उजाला रहेगा उस वक्त उतना ही क्या होगी, आर्द्रता अधिक होगी। अगर आर्द्रता अधिक होगी तो आपका बुआई करना क्या होगा, अच्छा रहेगा। लेकिन जितना ज़्यादा अंधकार होगा तो आर्द्रता क्या होगी, कम होगी। तो आपका उस वक्त क्या अच्छा बेस्ट क्या रहेगा कि आप उस वक्त कटाई कर लो, क्योंकि कटाई करोगे तो उस वक्त नमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर नमी रहेगी तो दाने में भी नमी आ जाएगी, तो कीट वगैरह जो रोग वगैरह लगने की क्या है, संभावनाएं ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब देखते हैं कृषि पंचांग का कृषि कार्य में महत्व। देखिए पूर्णिमा के समय अधिक आर्द्रता होने के कारण जीवाणु व फफूंदों का प्रकोप अधिक रहता है। अभी जस्ट मैंने आपको यही बताया कि आर्द्रता जो होती है ना, वो क्या होती है, आर्द्रता होने के कारण क्या होता है, फफूंद और जीवाणु जो होते हैं ना उनका प्रकोप क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। नमी रहती है तो नमी में जीवाणु क्या जल्दी लगते हैं, ठीक है। शुक्ल पक्ष के समय चंद्रमा का सर्वाधिक आकर्षण जल तत्व पर होता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चंद्रमा क्या करता है, जल को आकर्षित करता है, तो जल का आकर्षण जल तत्व पर होता है। अतः इस समय फसलों की बुआई उपयुक्त रहती है, क्योंकि उस वक्त हमको सिंचाई भी तो करनी पड़ती है, तो अगर आर्द्रता होगी तो वो हमको बेनिफिट ही देगा। ये तो बात हो गई किसकी, पूर्णिमा वाली। अब है बात अमावस्या के समय फसलों की कटाई करने से दाने स्वस्थ व स्वादिष्ट होते हैं, यानी कि अगर अमावस्या के समय हम काटेंगे फसल को तो दाना क्या होगा, स्वस्थ होगा। शुक्ल पक्ष चंद्र उत्तरायण अवस्था में अंकुरण अधिक होता है, क्योंकि पौधे के जो कायिक भाग है ना वो चंद्रमा की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। इस अवस्था में जैसे आप कलम लगा सकते हो, या पत्तीदार फसलों को जो है कटाई भी उपयुक्त हो सकती है। जो पत्तीदार फसलें होती है उनमें तो थोड़ा नमी रहती है, तो उसको क्या है, आप उसको काट भी सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष के समय कंद वाली फसलों, अब जो कंद वाली फसलें होती है उनको क्या करते हैं, अब बेस्ट रहती है उनको फसलों, जैसे अश्वगंधा हो गई, सफ़ेद मूसली हो गई आदि के उत्पादन में वृद्धि होती है। ये क्या होती है, इनके उत्पादन में वृद्धि होती है। कौन से टाइम पे, कृष्ण पक्ष के टाइम पे, ठीक है। अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कृष्ण पक्ष में अपघटन क्रिया तीव्र गति से की जाती है। जो अवायवीय जीवाणु होंगे आपके, उनके द्वारा क्या होगी, अपघटन जो क्रिया है ना वो क्या होगी, तीव्र गति से होगी। तो वो कंपोस्ट बनाने में भी क्या होती है, बनने वाली कंपोस्ट क्या होती है, सर्वोत्तम होती है। ये भी एक चीज़ है कि कंपोस्टिंग में भी ये क्या करती है, हमको फायदा पहुंचाती है। दोबारा देखिए जो अवायवीय जीवाणु है उनके द्वारा कृष्ण पक्ष में क्या होता है, अपघटन क्रिया क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। इस वजह से जो बनने वाली कंपोस्ट है वो क्या होती है, सर्वोत्तम होती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने कृष्ण पक्ष यानी कि जो कृषि पंचांग है उसके बारे में पढ़ा। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, जो चंद्रमा की अवस्थाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अगला टॉपिक हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।